मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में जाना कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य का एक प्रमाप तय कर लिया जाता है। कार्य का प्रमाप कर्मचारी द्वारा किए कार्य का प्रमाप या एक कर्मचारी द्वारा कितनी मात्रा में कितनी यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। इसी तरह से समय का प्रमाप निर्धारित किया जाता है, उत्पाद का एवं मशीनरी का प्रमाप। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें सरलीकरण के अंतर्गत जो व्यर्थ की किस्में हैं या व्यर्थ की क्वालिटीज़ है, साइज है या वेट्स के आधार पे उनको समाप्त करना। मेथड स्टडी के अंतर्गत कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति का विकास करना। और आज देखिए, आज हम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत मोशन स्टडी, गति अध्ययन, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ठीक, तथा मेंटल रिवॉल्यूशन, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। मोशन स्टडी, कार्य में कार्य करते समय कई प्रकार की गतियों को करते हैं, जैसे कि उठाना, रखना, बैठना, स्थान बदलना। इसके संदर्भ में टेलर एवं उसके सहयोगी फ्रैंक गिलवर्थ ने ईंट उठाने के दौरान जो श्रमिक कार्य करते थे 18 प्रकार की मुद्राएं बनाते थे या 18 प्रकार की गति करते थे। तो उनको इन दोनों ने 18 से घटाकर 5 कर दिया। कहने का मतलब कि ईंट उठाने के दौरान कार्मिक जैसे ईंट उठाना है, रखना है, बैठना है, फिर स्थान बदलना है, इस प्रकार की गति करते थे। और जिसको कम करने का परिणाम हुआ कि उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। तो मोशन स्टडी के अंतर्गत मूवी कैमरा का सहारा लिया जाता है या स्टॉपवॉच की सहायता से कार्य करने की जो अनावश्यक मुद्राएं हैं, अनावश्यक चेष्टाएं हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिससे समय की बचत हो, उत्पादन में वृद्धि हो। तो टेलर को सबसे अधिक याद किया जाता है उसके गति अध्ययन के लिए, समय अध्ययन के लिए, थकान अध्ययन के लिए। ये वैज्ञानिक प्रबंध के समझिए कि या कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करने में इनका अहम योगदान है। दूसरा है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंतर्गत कार्य का मानक समय निश्चित किया जाता है। इसके लिए स्टॉपवॉच की मदद ली जाती है, ठीक है, या एक समान कार्य को करने के लिए कुछ श्रमिक जो उस कार्य में अनुभवी है उनके द्वारा लिए गए औसत समय के आधार पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए स्टॉपवॉच विभिन्न प्रकार के रंगों, चिन्हों आदि का प्रयोग करते हैं। फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। मनुष्य का स्वभाव है कि एक ही कार्य को बार बार करते करते या एक ही कार्य को करने से उसमें उबाऊपन होता है या थकान हो जाता है या मनुष्य थक जाता है। थकान के कई कारण हो सकते हैं। कार्य से प्रसन्न न होना, अधिकारी से मधुर संबंध न होना, ठीक है,
कार्य के प्रति नीरसता, या जब श्रमिक किसी कार्य को करते हैं या कोई भी कार्य को करते हैं तो उन्हें एक निश्चित अंतराल के बाद आराम की आवश्यकता होती है। तो थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अवधि एवं बारंबारता का निर्धारण करता है। जैसे अगर भारी श्रम का कार्य है तो श्रमिकों को थोड़ी थोड़ी देर पे, निश्चित अंतराल पे उन्हें आराम करना चाहिए, ताकि इससे उनकी इफिशियंसी, उनकी योग्यता बनी रहे, ठीक है, और जिससे कार्य में तेजी आए। अन्यथा अगर मनुष्य थक के कार्य करता है तो कार्य करने में मन नहीं लगता है, कार्य की गति कम हो जाती है, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है। तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत ये थकान अध्ययन को शामिल किया कि अगर कार्य एक पारी में हो रहा है तो उन्हें एक निश्चित अंतराल पर आराम के लिए या लंच के लिए समय देना चाहिए, जिससे उनके ऊर्जा स्तर को मेंटेन किया जा सके। अगला है आपका डिफरेंशियल वेज सिस्टम, विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। जैसे कि अभी हमने चर्चा की स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा या गति अध्ययन, समय अध्ययन के द्वारा टेलर ने प्रमाप का निर्धारण किया और कारीगरों को प्रमाप के आधार पर कुशल एवं अकुशल वर्गों में बांटा। और उसने डिफरेंशियल वेज सिस्टम में विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली लागू की। इसके अंतर्गत अगर प्रमाप के बराबर कार्य किया जाता है या अधिक कार्य किया जाता है तो उनको अधिक दर पे मजदूरी का प्रावधान किया गया, और जो प्रमाप से कम कार्य करते हैं उनके लिए कम दर पर टेलर ने मजदूरी देने के लिए सुझाया। जैसे हम एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि प्रमाप कार्य 20 यूनिट है, तो प्रमाप कार्य करने पर या प्रमाप से अधिक कार्य करने पर एक श्रमिक को मान लीजिए कि 5 रुपए मजदूरी दी जाती है। तो प्रमाप कार्य हो गया 20 यूनिट। 20 यूनिट ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक। और इस प्रमाप से अधिक कार्य करने पर या प्रमाप के बराबर कार्य करने पर मान लीजिए कि 21 यूनिट का उत्पादन किया, और 21 यूनिट के उत्पादन पर एक कार्मिक को 5 रुपए की दर से मजदूरी दी जाती है। तो 21 25 हो गया आपका 105 रुपए, ठीक है। और इसी तरह से जो कम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि 18 यूनिट का उत्पादन किया, तो उनको 4 रुपए पे अगर मजदूरी दें तो 18 चौक 72। तो देखिए ये आपका 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 7 गया 3, ये 33 रुपए का अंतर है। तो जब विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली हम लागू करते हैं तो जो कार्मिक कम प्रमाप से कार्य करते हैं, प्रमाप से कम कार्य करते हैं, तो उनको कम मजदूरी मिलती है, तो जिससे वो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली को लागू करके टेलर ने उत्पादन में 60 गुना वृद्धि की। इसके संदर्भ में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति लोहे का छड़ उठाने के लिए 10.5 टन छड़ उठाते थे, और जब विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली को टेलर ने लागू किया तो उससे 3 गुना अधिक कार्य उन्होंने किया।
और टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो सबसे अधिक जोर दिया, मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति, कि श्रमिकों के और साथ ही साथ प्रबंधकों के या नियोक्ताओं के विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। उनका जो एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट में परिवर्तन आना चाहिए। श्रमिकों को संगठन के प्रति समर्पित होना चाहिए, संगठन के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे संगठन की उन्नति हो। और जब संगठन की उन्नति होगी तो श्रमिकों को की भी उन्नति होगी। और इसी तरह से नियोक्ता को भी चाहिए कि अगर संगठन आगे बढ़ रहा है तो श्रमिकों के प्रयास से आगे बढ़ रहा है, उसमें श्रमिकों का भी योगदान है, तो लाभ में उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उनको बोनस, भत्ते, इंसेंटिव्स आदि के द्वारा उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उनको के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नियोक्ता को श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे वो संगठन के प्रति प्रेरित हो, संगठन के लक्ष्य के प्रति प्रेरित हो और संगठन उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो आज के लिए बस इतना ही।